नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। मैं हूं मिस्टर हेल और आज मैं लेकर आया हूं एक डरावनी सच्चाई सरकारी दफ्तर की दुनिया से, जहां फाइलें सिर्फ कागज नहीं होती बल्कि उनमें दफन होती हैं 100 साल पुरानी आत्माएं। एक क्लर्क जिसने सरकारी रिकॉर्ड रूम में कुछ ऐसा देखा कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। तो तैयार हो जाइए इस खौफनाक कहानी के लिए, जिसका नाम है हॉरर जॉब सरकारी रिकॉर्ड रूम का रहस्य। सुबह का वक्त था। लखनऊ के पुराने तहसील ऑफिस के सामने झुकी हुई छतों और टूटी दीवारों पर काई जमी थी दीवारों पर सरकारी नोटिसों के फटे हुए टुकड़े हवा में लहरा रहे थे। अंदर कमरे में पुरानी लकड़ी की मेज, कुर्सियां, 5 धूल और पुराने रिकॉर्ड की गंध से भरी थी। इसी गंध के बीच नई पोस्टिंग पाकर आया था नरेश शर्मा। 34 साल का साधारण सा आदमी। सरकारी नौकरी का सपना पूरा हुआ था, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये नौकरी उसे किस अंधेरे में ले जाएगी। नरेश को मिला था क्लर्क का पद और पहली ड्यूटी थी रिकॉर्ड रूम में पुराने कागजों की गिनती और फाइलों का पुनर्गठन। ऑफिस के बाकी लोग कहते थे कि नीचे वाले रिकॉर्ड रूम में कोई नहीं जाता, शाम ढलने के बाद वहां ताला लगा दिया जाता है। पर नरेश को लगा कि ये सब दफ्तर की बातों का मजाक है। पहले दिन अफसर ने उसे बुलाया। फाइलें नीचे वाले रूम में हैं। शर्मा जी, उन्हें ठीक करना है, बहुत पुरानी है, किसी को हाथ लगाने की फुर्सत नहीं है। आप नया खून है तो काम कीजिए। नरेश ने मुस्कुराकर हामी भरी और नीचे की ओर चल पड़ा। रिकॉर्ड रूम तहखाने में था। वहां जाने के लिए लोहे की सीढ़ियां नीचे जाती थी, जिनके कोनों में जाले लटक रहे थे। हर कदम के साथ नीचे उतरते समय हवा ठंडी होती जा रही थी। दरवाजे पर जंग लगा ताला था। चपरासी रामदयाल ने चाबी दी और बोला, शर्मा जी नीचे अकेले मत रहना ज्यादा देर तक। वहां अजीब सी आवाजें आती हैं, फाइलें गिरती हैं, पर कोई दिखता नहीं। नरेश हंस दिया और बोला, डरपोक हो तुम, सब भूत नहीं होते दुनिया में। रामदयाल चुप रहा। उसने बस हल्की नजर नीचे की ओर डाली और बुदबुदाया, जाने दोस्त सबको खुद समझ आ जाता है। नरेश ने ताला खोला, दरवाजा चरमराया और एक गंध बाहर निकली, जैसे पुराने कागजों में किसी ने सड़ी चीज छिपा दी हो। कमरे के अंदर धूल के गुबार में पीली रोशनी झूल रहे बल्ब से निकल रही थी। लकड़ी के रैक दीवार से सटे थे, जिन पर मोटी मोटी फाइलें रखी थी। कुछ पर साल लिखा था, 1910, 1920, 1931 तक की, और कुछ पर स्याही फैलकर मिट चुकी थी। नरेश ने झाड़ू उठाई और धीरे धीरे सफाई शुरू की। हर फाइल उठाने पर उसके नीचे मरी हुई छिपकलियां और चूहों के कंकाल नजर आ रहे थे। धूल के बीच उसने एक पुरानी लाल फाइल देखी, जिस पर उभरा हुआ अक्षर था 1901। बाकी फाइलों की तरह ये ऊपर नहीं बल्कि नीचे किसी कोने में दबी थी। जब उसने उसे उठाने की कोशिश की तो पता चला नीचे की लकड़ी सड़ी हुई है और वहां से सीलन की जगह हल्की सी गर्म हवा निकल रही है। वह चौंका, पर फिर भी उसने फाइल निकाली। उस पर किसी का नाम लिखा था, गोविंद बाबू, केस फाइल ऑफिसर, सस्पेंशन। उसने पन्ने पलटे, लेकिन कागजों पर स्याही फैल चुकी थी। सिर्फ कुछ शब्द पढ़े जा सकते थे, अनुशासनहीनता, रात, खून, तहखाना। नरेश ने भौहें सिकोड़ी। उसे लगा ये सब पुराने सरकारी नोट्स होंगे, पर उसके अंदर जिज्ञासा जाग गई। उसने फाइल अपनी मेज पर रख दी और बाकी काम में लग गया। शाम तक उसका सिर भारी होने लगा। रिकॉर्ड रूम में हवा में कोई बोझ था, जैसे किसी की सांसें सुनाई दे रही हों। ऊपर से बाकी क्लर्कों की हंसी ठिठोली की आवाजें आ रही थी, पर नीचे किसी के कदमों की गूंज जैसे उसी कमरे में घूम रही थी। 6 बजते ही रामदयाल नीचे आया, बोला, अब निकल चलिए शर्मा जी, दरवाजा बंद करना है। नरेश ने फाइल उठाई और कहा, इसे घर ले जाऊं क्या, थोड़ा साफ कर लूंगा। रामदयाल के चेहरे पर डर उभर आया। बोला, ऐसा मत करना साहब, उस फाइल को मत छूना, उस पर मनाही है। पहले भी एक बाबू उसे घर ले गया था, अगले दिन नहीं आया, फिर उसकी लाश नाले में मिली थी। नरेश मुस्कुरा दिया, तुम लोगों के अंधविश्वास है। उसने फाइल बैग में डाली और ऊपर चला गया। रात को जब वह अपने किराए के कमरे में पहुंचा तो बिजली चली गई। उसने मोमबत्ती जलाई और फाइल सामने रख दी। बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। उसने फाइल खोली। इस बार शब्द कुछ साफ दिखे थे। गोविंद बाबू पर आरोप है कि उन्होंने तहखाने में छिपाकर कुछ रखा है जो सरकारी नहीं है। रात में वहां से अजीब गंध आती है। उसके बाद कुछ पन्ने खाली थे। फिर आखिरी पेज पर कुछ लिखा था,
यदि कोई इस फाइल को पढ़े तो उसे तहखाने के दक्षिण कोने की दीवार देखनी चाहिए, वहां सच्चाई छिपी है। नरेश का दिल धड़कने लगा। वो खुद पर हंसा, पर जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। अगली सुबह उसने तय किया कि वो उस दीवार को देखेगा। अगले दिन वो ऑफिस जल्दी पहुंचा। बाकी स्टाफ अभी तक नहीं आया था। उसने रिकॉर्ड रूम का ताला खोला, नीचे उतरा और बल्ब जलाया। दीवारों पर नमकीन नमी फैल चुकी थी। दक्षिण दिशा का कोना अंधेरे में डूबा था। उसने टॉर्च जलाई। वहां दीवार पर पुरानी ईंटें उखड़ी हुई थी। उसने पास जाकर देखा तो एक ईंट ढीली थी। वो झुका और ईंट निकाली। उसके पीछे एक पुराना लिफाफा था जिसमें कुछ कागज और एक छोटी धातु की प्लेट थी। प्लेट पर नाम खुदा था, गोविंद बाबू। वो चौंक गया। प्लेट से हल्की गर्मी निकल रही थी, जैसे उसे किसी ने अभी छुआ हो। उसने उसे जेब में रख लिया। तभी उसके पीछे रैक से कोई फाइल गिरी। नरेश ने मुड़कर देखा पर वहां कोई नहीं था। वो तेजी से ऊपर भागा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, दरवाजा बंद हो गया। अंदर का बल्ब टिमटिमाने लगा और हवा भारी हो गई। उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा। अंधेरे में फाइलों के बीच एक साया खड़ा था। पुराने सरकारी कपड़ों में भरा हुआ चेहरा, पर आंखें नहीं थी, खाली गड्ढे जैसे। नरेश के गले से आवाज नहीं निकली। वो पीछे हट गया। साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और उसी आवाज में बोला जो उसने फाइल में लिखी देखी थी, सच्चाई मत छेड़ो। अगले ही पल बल्ब बुझ गया। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। जब नरेश की आंख खुली तो वो ऊपर ऑफिस की मेज पर था। उसके चारों ओर लोग खड़े थे। अफसर ने कहा, शर्मा जी आप नीचे बेहोश मिले थे, सब ठीक है। नरेश चुप रहा। उसने जेब टटोली। धातु की प्लेट गायब थी। उसने मन में ठान लिया अब वो उस तहखाने की सच्चाई जाने बिना नहीं रहेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि रिकॉर्ड रूम की वो फाइलें सिर्फ कागज नहीं, बल्कि 100 साल पुरानी अधूरी आत्मा की कैद थी जो अब जाग चुकी थी। दूसरे दिन ऑफिस में नरेश के चेहरे पर अजीब थकान थी। आंखों के नीचे काले घेरे और माथे पर हल्का पसीना। वो कुर्सी पर बैठा था, लेकिन ध्यान रिकॉर्ड रूम की ओर था। बाकी कर्मचारी रोज की तरह अपने काम में लगे थे। कोई चाय पी रहा था, कोई अफसर की फाइलें साइन करवा रहा था। अचानक अफसर ने उसे बुलाया। शर्मा जी, नीचे से कल जो फाइलें उठाई थी उनमें से एक लाल फाइल गायब है, उसका हिसाब दीजिए। नरेश का दिल धक से रह गया। उसने फाइल घर ले जाकर पढ़ी थी और फिर अगली सुबह तहखाने में बेहोश हो गया था। अब वो फाइल गायब थी। उसने संभलते हुए कहा, सर मैंने कल सफाई करते हुए फाइल को टेबल पर छोड़ा था, शायद किसी ने रख दी होगी। अफसर ने कहा, नीचे जाकर देखिए, सब फाइलें मिलनी चाहिए, अगर नहीं मिली तो मामला गंभीर है। नरेश नीचे गया, दरवाजा खुलवाया और अंदर कदम रखा। हवा पहले से भी भारी थी। कमरे में सीलन की गंध के साथ कुछ अलग था, जैसे किसी ने फर्श पर तेल गिराया हो। कदम रखते ही उसके जूते फिसले। उसने टॉर्च जलाई तो देखा फर्श पर लाल निशान फैले थे जो धीरे धीरे गायब हो रहे थे। वो सिहर गया। उसने इधर उधर देखा, फिर दक्षिण कोने की दीवार पर नजर पड़ी। कल जहां से उसने ईंट निकाली थी वहां अब नई ईंट जड़ी थी, जैसे किसी ने रातों रात मरम्मत कर दी हो। वो पास गया और ईंट को दबाया, लेकिन वो हिली नहीं। उसने हल्की चोट मारी, तभी दीवार के पीछे से खुरचने की आवाज आई, जैसे कोई अंदर से दीवार खुरच रहा हो। वो पीछे हट गया और सांस रोक ली। आवाज कुछ देर बाद बंद हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन तभी बल्ब झिलमिलाने लगा और पुराने फाइल रैक के पीछे से ठंडी हवा निकली। वो आगे बढ़ा, देखा वहां दीवार में दरार थी। उस दरार से धुंध जैसी हल्की परत बाहर आ रही थी। वो झुका और उस दरार को चौड़ा करने की कोशिश की। ईंटें टूटने लगी और अंदर एक छोटा सा खाली रास्ता दिखा। वो झुककर अंदर गया। जगह बहुत संकरी थी। दीवारों पर काई जमी थी। बीच में लकड़ी की एक पेटी रखी थी, उस पर धूल की मोटी परत थी। उसने पेटी पर हाथ रखा तो लगा जैसे किसी ने भीतर से झटका मारा हो। उसने झटके से हाथ खींचा, फिर साहस कर ढक्कन खोला। अंदर पुराना सरकारी बैज पड़ा था जिस पर खुदा था, गोविंद बाबू, ऑफिसर क्लर्क, सेक्शन 3। बैज के नीचे कुछ पुरानी तस्वीरें थी। एक तस्वीर में गोविंद बाबू के साथ 5 लोग और थे। सब एक जैसे कोट में थे और सबके चेहरों पर मुस्कान थी, लेकिन आंखें बहुत अजीब लग रही थी, जैसे किसी छाया से भरी हो। तस्वीर के पीछे लिखा था, 5 ने मिलकर तहखाने का दरवाजा खोला, अब कोई बाकी नहीं।
नरेश का शरीर काम गया। उसने तस्वीर मोड़कर जेब में रखी, तभी पीछे किसी के चलने की आवाज आई। वो मुड़ा लेकिन कुछ नहीं दिखा। हवा थम गई थी पर माहौल भारी था। वो बाहर निकला और ऊपर की ओर भागा। दरवाजा खोला तो देखा घड़ी में शाम के 5 बज रहे थे, पर उसे लगा था वो सिर्फ आधा घंटा नीचे रहा था। उसने ऊपर की घड़ी देखी तो समय 3 घंटे बीत चुका था। उसने ऑफिस से छुट्टी ली और बाहर निकल गया। सड़क पर भीड़ थी पर उसके कानों में वही खुरचने की आवाज गूंज रही थी। रात को जब वो कमरे में पहुंचा तो खिड़की के पास जाकर बैठ गया। बाहर से हल्की हवा आ रही थी। उसने बैग से तस्वीर निकाली और ध्यान से देखी। अब तस्वीर में 6 लोग दिख रहे थे। एक नया चेहरा जो पहले नहीं था। वो चेहरा उसका खुद का था। वो सिहर उठा, तस्वीर नीचे फेंक दी और बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद नहीं आई। बार बार वही दीवार खुरचने की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। अगली सुबह जब वो ऑफिस पहुंचा तो देखा ऑफिस के गेट के पास भीड़ थी। एक आदमी पुलिस के साथ खड़ा था और सब आपस में बातें कर रहे थे। नरेश पास गया, पूछा क्या हुआ। रामदयाल बोला, रात किसी ने रिकॉर्ड रूम का ताला तोड़ दिया और अंदर सब बिखरा पड़ा है। नरेश का चेहरा पीला पड़ गया। वह बोला, मैं जाकर देखता हूं। पुलिस वाले ने कहा, अभी कोई अंदर नहीं जाएगा जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। अफसर भी आ गए। बोले, ये सब क्या हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से इस रिकॉर्ड रूम में अजीब बातें हो रही हैं। पहले एक बाबू गायब हुआ था, अब ये सब। पुलिस ने रिपोर्ट बनाई और कहा कि नीचे की दीवार में किसी ने तोड़फोड़ की है, जैसे अंदर से किसी ने निकलने की कोशिश की हो। नरेश को लगा उसकी सांसें रुक जाएंगी। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप डेस्क पर जाकर बैठ गया, पर मन में डर और जिज्ञासा दोनों चल रहे थे। शाम को सब चले गए तो वो फिर नीचे गया। दरवाजा खुला था। उसने टॉर्च जलाई। रैक के बीच से हवा चल रही थी। उसने देखा दीवार की दरार और बड़ी हो चुकी थी। अंदर अब स्पष्ट जगह दिख रही थी, जैसे कोई सुरंग बन गई हो। वो अंदर घुसा। रास्ता लंबा था, सीलन और कीचड़ भरा। नीचे उतरने पर एक पुराना कमरा दिखा। बीच में लोहे की कुर्सी बंधी थी, उस पर जंजीरें पड़ी थी और दीवार पर कुछ शब्द खुरचे गए थे। गोविंद को सजा दी गई है, वो वापस आएगा। नरेश ने दीवार को छुआ, तभी पीछे से कदमों की आहट आई। वो पलटा और देखा गोविंद बाबू, वही चेहरा, वही कोट, वही खोखली आंखें उसके सामने खड़े थे। नरेश पीछे हटने लगा। गोविंद बाबू बोले, तुमने फाइल पढ़ी, तुमने दीवार छेड़ी, अब तुमसे हिसाब लिया जाएगा। नरेश ने पीछे हटते हुए दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, पर रास्ता गायब था। अब चारों ओर बस दीवारें और अंधेरा था। अचानक उसे लगा कि जंजीरें उसके पैरों में लिपट रही हैं। वो चीखा, लेकिन आवाज गूंजकर वहीं रुक गई। उसकी आंखें बंद हो गई। जब उसने फिर आंखें खोली तो वो अपनी कुर्सी पर था। ऑफिस में सब सामान्य था, पर उसके सामने टेबल पर लाल फाइल रखी थी, जिस पर अब लिखा था, नरेश शर्मा केस फाइल, रिकॉर्ड रूम घटना। उसके हाथ कांपने लगे। उसने फाइल उठाई और देखा पन्नों में वही बातें लिखी थी जो उसके साथ कल घटी थी। उसने डरकर फाइल बंद कर दी और ऊपर देखा। अफसर सामने खड़े थे। बोले, शर्मा जी नीचे, फिर किसी ने दरवाजा तोड़ा है, आपने कुछ देखा क्या। नरेश कुछ नहीं बोला, बस सिर झुका लिया। रात में जब वो घर गया तो देखा दरवाजे के नीचे कोई कागज पड़ा है। उसने उठाया, उस पर लिखा था, कल फिर नीचे आना, अधूरी बात पूरी करनी है। वो कागज जलाने ही वाला था कि कमरे की लाइट अपने आप बुझ गई। बाहर से वही खुरचने की आवाज आई, जैसे कोई ईंट निकाल रहा हो। सुबह नरेश की आंखें खुली तो उसे लगा जैसे पूरी रात उसने जागते हुए बिताई हो। नींद में भी बार बार वही खुरचने की आवाज आती रही थी। वो उठा तो कमरे में हर जगह धूल बिखरी थी। टेबल पर वही कागज पड़ा था जिस पर लिखा था, कल फिर नीचे आना, अधूरी बात पूरी करनी है। उसने डरते हुए कागज को मोड़ा और जेब में रख लिया। ऑफिस जाते समय उसके कदम भारी थे। सड़क पर लोग सामान्य तरीके से जा रहे थे, लेकिन उसके आसपास की हवा ठंडी और बोझिल लग रही थी। ऑफिस पहुंचने पर उसने देखा कि अफसर और 2-3 कर्मचारी रिकॉर्ड रूम के पास खड़े हैं। वहां पुलिस भी थी। अफसर ने बताया कि रात में फिर दरवाजा अपने आप खुला था और अंदर सब फाइलें बिखरी पड़ी थी। नरेश ने नजरें नीचे झुका ली। पुलिस वाले कमरे में दाखिल हुए और कुछ देर बाद बाहर आकर बोले, दीवार के अंदर से बदबू आ रही है, हमें लगता है कोई जानवर मरा होगा। उन्होंने दीवार के पास खुदाई शुरू की। थोड़ी देर में
वहां से मिट्टी हटाई गई और नीचे लकड़ी का एक तख्ता निकला, उस पर काई जमी थी। पुलिस वाले ने डंडे से उसे हटाया तो नीचे एक सूखी हड्डियों का ढेर मिला। सब लोग पीछे हट गए। अफसर के चेहरे पर पसीना छलक आया। नरेश के कदम वहीं जम गए। उसने देखा उन हड्डियों के बीच एक लोहे का बैज था, वही बैज जो उसने 2 दिन पहले देखा था, गोविंद बाबू का। पुलिस ने सब रिकॉर्ड किया और कहा, यह बहुत पुराना मामला लगता है, हड्डियां 100 साल से भी पुरानी है। ऑफिस में सब चर्चा करने लगे। सबको अब यकीन हो गया था कि ये रिकॉर्ड रूम अशुभ है। अफसर ने कहा, फिलहाल इस रूम को सील किया जाएगा जब तक पूरी जांच न हो जाए। पर नरेश के मन में एक अलग आग जल रही थी। उसने महसूस किया था कि गोविंद बाबू की आत्मा उसे पुकार रही है, वो किसी अधूरे काम में बंधा है। शाम होते ही सब लोग निकल गए, लेकिन नरेश वही रुक गया। उसने इंतजार किया जब तक चौकीदार दूर गया, फिर धीरे से सील के पास पहुंचा और टैप हटाकर अंदर चला गया। अंदर की हवा में धुआं और सीलन थी, बल्ब बंद था। उसने टॉर्च जलाई और वही दक्षिणी दीवार की ओर बढ़ा। वहां की मिट्टी थोड़ी हटाई जा चुकी थी। उसने ध्यान से देखा और पाया कि हड्डियों के नीचे अब भी कुछ पड़ा है। उसने हाथ डाला और एक पुराना लिफाफा निकाला। लिफाफा खोलते ही अंदर से पीले कागज निकले। उन पर सरकारी हेडिंग थी, लेकिन स्याही धुंधली थी। बीच में लिखा था, गुप्त रिपोर्ट 1901। गोविंद बाबू पर आरोप कि उन्होंने तहखाने में ऐसी चीज रखी है जो किसी इंसान की नहीं है। नरेश के माथे पर पसीना छलक आया। उसने बाकी पन्ने पलटे। उनमें लिखा था, रात की शिफ्ट में हुई मौतें, अंधेरे कमरे में दीवार के पीछे की हरकतें, सरकारी आदेश के बाद तहखाने को बंद किया गया। आखिरी पन्ने पर लिखा था, जिसने भी इस दीवार को छेड़ा वह उसी का हिस्सा बन गया। नरेश ने कागज नीचे रखा, तभी हवा का झोंका आया और दीवार हिलने लगी। उसने पीछे हटते हुए देखा कि दीवार में दरारें बढ़ रही हैं, जैसे किसी ने अंदर से जोर लगाया हो। धीरे धीरे दीवार टूटने लगी और धूल के गुबार के बीच एक आकृति उभरी, वही गोविंद बाबू का चेहरा, खाली आंखें, झूलता कोट। पर इस बार उसके चेहरे पर दर्द था। नरेश का शरीर कांप गया, लेकिन वह भागा नहीं। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, बताओ तुम क्या चाहते हो। गोविंद बाबू ने हाथ बढ़ाया और कहा, सच्चाई बाहर लाओ, हमें झूठे आरोपों में दफन किया गया था। नरेश ने पूछा, कैसे? गोविंद बाबू बोले, 5 लोगों ने मेरे साथ धोखा किया। मैंने एक गुप्त फाइल बनाई थी जो सरकारी घोटाले का सबूत थी, पर उन्होंने मुझे मरा हुआ घोषित कर तहखाने में बंद कर दिया। नरेश की आंखें फैल गई। उसने कहा, वो फाइल कहाँ है? गोविंद ने दीवार की ओर इशारा किया। वहां एक और छिपी जगह थी। गोविंद की आकृति धीरे धीरे धुंध में बदल गई और गायब हो गई। नरेश ने ईंटें हटाई और अंदर से एक और धातु का डिब्बा निकला। उसने खोला तो उसमें एक छोटी डायरी थी। उसके पन्नों पर पुराने सरकारी आदेश और कुछ नाम लिखे थे, गोविंद बाबू, हरिनारायण जोशी, शंभुनाथ तिवारी, राम सिंह वर्मा, मोतीलाल सक्सेना। ये वही 5 लोग थे जिनकी तस्वीर उसने देखी थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो सच को दबाएगा वो खुद मिट जाएगा। नरेश ने डायरी जेब में रखी और बाहर निकला। उसके पीछे से हल्की हंसी की आवाज आई, पर उसने मुड़कर नहीं देखा। अगले दिन जब वह ऑफिस पहुंचा तो अफसर ने कहा, आज रिकॉर्ड रूम में कोई नहीं जाएगा, सरकार ने जांच बंद कर दी है। नरेश ने मन में ठान लिया कि वह इस सच्चाई को बाहर लाएगा। वो शाम को चुपचाप फाइल और डायरी लेकर जिला अभिलेखागार गया, जहां पुराने मामलों के रिकॉर्ड रखे जाते थे। वहां के बूढ़े कर्मचारी ने कहा, बेटे ये तो बहुत पुरानी चीज है, ये तो हमारे दादा के जमाने की होगी। नरेश ने पूछा, क्या आपके पास 1901 के तहसील रिकॉर्ड है? बूढ़ा आदमी बोला, नहीं बेटे, वो हिस्सा आग में जल गया था, बस कुछ डायरी बची थी जो तहखाने में रखी है। नरेश के मन में बिजली सी कौंधी। उसने पूछा, क्या मैं देख सकता हूं? बूढ़े ने कहा, हां, लेकिन वहां कोई नहीं जाता। नरेश ने कहा, मैं जाऊंगा। वो फिर एक और तहखाने में उतरा, जहां धूल और अंधेरे के बीच लोहे की अलमारियां पड़ी थी। उसने टॉर्च जलाई और खोज शुरू की। अचानक एक अलमारी के पीछे वही लाल निशान दिखा जो उसने अपने रिकॉर्ड रूम में देखा था। उसने दरवाजा खोला। अंदर वही गंध फैली थी और एक नई फाइल रखी थी जिस पर लिखा था, गोविंद बाबू केस रिपोर्ट पुनरीक्षण 2025।
वो सन्न रह गया। उसने फाइल खोली, उसमें उसका खुद का नाम लिखा था। रिपोर्ट तैयार करने वाले नरेश शर्मा, क्लर्क सेक्शन 3। वो घबरा गया। उसने फाइल नीचे फेंक दी और पीछे मुड़कर देखा तो वही गोविंद बाबू खड़े थे। उनके पीछे बाकी 4 लोगों की परछाइयां भी उभर आई, पर उनमें से कुछ के चेहरे अधूरे थे, जैसे पिघल चुके हों। गोविंद बोले, हमने कहा था हमें इंसाफ चाहिए, अब तुम भी हिस्सा बन चुके हो। नरेश ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकली। चारों ओर अंधेरा फैल गया। जब उसने आंखें खोली तो उसने खुद को सरकारी दस्तावेजों के बीच पड़ा पाया। उसके हाथ में डायरी थी, लेकिन उस पर लिखा था गोविंद बाबू, नहीं नरेश शर्मा। उसके चेहरे पर ठंडा पसीना था। वो ऑफिस लौटा तो सब उसे अजीब नजरों से देखने लगे। रामदयाल बोला, शर्मा जी आप रात में कहां थे? हमने आपको हर जगह ढूंढा, पुलिस तक आई थी। नरेश ने कहा, मैं बस तहखाने गया था। रामदयाल ने डर से कहा, तहखाना तो 2 दिन पहले सील हुआ है, वहां कोई नहीं जा सकता। नरेश कुछ नहीं बोला, बस अपने डेस्क पर गया और देखा उसके नाम का नया नेम प्लेट चमक रहा था, जिसके नीचे खुदा था रिकॉर्ड रूम इंचार्ज। अचानक उसकी कुर्सी के नीचे से वही धातु की प्लेट निकली जिस पर गोविंद बाबू का नाम खुदा था। अब उस पर नरेश शर्मा लिखा था। रात का समय था, ऑफिस से सब लोग जा चुके थे, पर रिकॉर्ड रूम की बत्ती अब भी जल रही थी। बाहर सड़क पर हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। हवा में गंध थी सीलन और पुराने कागजों की। नरेश अपने डेस्क पर बैठा फाइलों के बीच खोया था। उसकी आंखें लाल थी। नींद कई रातों से गायब थी, पर उसका मन अब किसी और ही दुनिया में फंस चुका था। उसके सामने वही लाल फाइल थी जिस पर अब उसका नाम खुदा था। नरेश शर्मा केस फाइल, रिकॉर्ड रूम घटना। वह बार बार इसे पढ़ रहा था, लेकिन हर बार अक्षर बदल जाते। कभी वहां गोविंद लिखा मिलता, कभी नरेश, कभी दोनों एक साथ। अचानक हवा का झोंका आया, खिड़की हिली और फाइल के पन्ने अपने आप खुलने लगे। आखिरी पन्ने पर कुछ नया लिखा दिखा। जो इंसाफ अधूरा छोड़ेगा वो हमेशा इस कुर्सी पर बैठेगा। नरेश का शरीर सिहर गया। उसे महसूस हुआ जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने धीरे से गर्दन घुमाई और देखा कि कमरे के अंधेरे कोने में कोई साया हिल रहा है। वो गोविंद बाबू था। उनके साथ बाकी 4 लोग भी खड़े थे, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि दर्द था। गोविंद ने कहा, नरेश हमें आजाद कर दो, हमारी फाइलें अधूरी हैं। हमारा नाम मिटा दिया गया, हमारी आत्मा तब तक बंधी रहेगी जब तक सच सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होता। नरेश बोला, कैसे करूं? अफसर नहीं मानेंगे, पुलिस बंद कर चुकी है। गोविंद ने हाथ उठाया। कमरे की दीवारों पर पुरानी फाइलें खुद खुलने लगी, पन्नों से धूल उड़ने लगी और उनमें से स्याही चमकने लगी। अब शब्द खुद लिखने लगे, सच कभी मरता नहीं। नरेश ने देखा कि उन पन्नों पर वही घटनाएं दर्ज थी जो 100 साल पहले हुई थी। कैसे गोविंद बाबू ने घोटाले का पर्दाफाश करने की कोशिश की थी और बाकी 4 अफसरों ने मिलकर उन्हें गलत साबित किया था और तहखाने में कैद कर दिया था ताकि राज दबा रहे। नरेश ने सारा डेटा नई फाइल में लिखना शुरू किया। उसने पुराने रिकॉर्ड से हर नाम कॉपी किया और एक नई रिपोर्ट बनाई। सरकारी फाइल नंबर 77। अब पुनरीक्षण। मामला गोविंद बाबू, वर्ष 1901। घोटाले की पुष्टि। जब वो आखिरी पन्ना भरने लगा तो टेबल पर रखे बैज से चमक निकली। वह बैज अब आधा गोविंद और आधा नरेश लिखा दिख रहा था। अचानक कमरे की बत्ती बुझ गई और चारों ओर अंधेरा फैल गया। नरेश ने टॉर्च जलानी चाहिए, पर वह चालू नहीं हुई। अब बस वही चमकती स्याही और 4 आकृतियां थी जो धीरे धीरे गायब होने लगी। उनके चेहरे से संतोष झलक रहा था। गोविंद ने कहा, धन्यवाद नरेश, अब हम मुक्त हैं। उनकी आकृतियां धुएं में बदलकर गायब हो गईं, पर कमरे में हल्की ठंडी लहर रह गई। नरेश ने राहत की सांस ली। उसने सोचा अब सब खत्म हो गया है। वो कुर्सी से उठा, बाहर निकला, पर दरवाजे के पास पहुंचते ही ठिठक गया। दरवाजे पर लिखा था, रिकॉर्ड रूम इंचार्ज गोविंद बाबू। उसने दोबारा देखा तो नाम बदलकर नरेश शर्मा हो गया। वो धीरे धीरे बाहर आया। बरसात तेज हो चुकी थी, हवा के साथ मिट्टी की गंध फैली थी। उसने सोचा अब ये सब पीछे छोड़ देगा। अगली सुबह वो जल्दी ऑफिस पहुंचा, लेकिन गेट पर पहरा था, पुलिस खड़ी थी। उसने पूछा क्या हुआ तो चौकीदार बोला, रात रिकॉर्ड रूम में आग लग गई, सब फाइलें जल गई।
नरेश के चेहरे पर खून उतर गया। वो दौड़ता हुआ अंदर गया, लेकिन पुलिस ने रोक लिया। कहा कोई अंदर नहीं जाएगा, पर उसने देखा कमरे के दरवाजे के पास जमीन पर वही बैज पड़ा था जिस पर अब सिर्फ एक नाम था, गोविंद बाबू। नरेश ने जेब में हाथ डाला, उसका नेम प्लेट गायब था। अफसर ने आकर कहा, शर्मा जी आप भाग्यशाली हैं, जो कल छुट्टी पर थे, नहीं तो आप भी वहीं फंस जाते। नरेश ने कुछ नहीं कहा, बस पीछे मुड़कर देखा। तहखाने का रास्ता अब राख में बदल चुका था। दिन बीते पर उसकी रातें नहीं बदली। हर रात उसे वही आवाज सुनाई देती, जैसे कोई दीवार खुरच रहा हो। एक शाम वह अचानक ऑफिस पहुंचा। गेट बंद था। चौकीदार ने कहा, साहब अब यहाँ कोई काम नहीं करता, तहसील का नया बिल्डिंग बन रहा है, ये पुरानी बिल्डिंग तोड़ दी जाएगी। नरेश बोला, मुझे एक आखिरी बार अंदर जाने दो, कुछ फाइलें रह गई हैं। चौकीदार ने मना किया, पर उसने जबरदस्ती अंदर कदम रखा। कमरे में अब राख और जली लकड़ी थी, पर हवा अब भी भारी थी। उसने फर्श पर झुककर वही जगह छुई जहां दीवार टूटी थी। वहां से धूल हटाते हुए उसे एक छोटा धातु का टुकड़ा मिला, जिस पर लिखा था, जो सच को दर्ज करेगा वही उसका रक्षक बनेगा। अचानक चारों ओर सन्नाटा छा गया। दीवारें जैसे सांस लेने लगी। बल्ब अपने आप जल उठा और फर्श में हल्की हलचल हुई, जैसे कोई नीचे से उठ रहा हो। वो डर गया, लेकिन पीछे नहीं हटा। उसने आंखें बंद की और कहा, अगर मेरा नाम तुम्हारे रिकॉर्ड में दर्ज है तो मैं भी अब उसका हिस्सा हूं। ठंडी हवा का झोंका आया और सब शांत हो गया। अगले दिन जब मजदूर बिल्डिंग तोड़ने आए तो तहखाने का दरवाजा नहीं मिला। सब जगह ईंटें थी, कोई रास्ता नहीं, पर बीच में एक कुर्सी रखी थी जिस पर एक नेम प्लेट रखा था, रिकॉर्ड रूम इंचार्ज नरेश शर्मा। सरकारी आदेश के अनुसार उस कुर्सी को वहीं छोड़ दिया गया। कोई उसे छूने की हिम्मत नहीं कर सका। कई सालों बाद जब नई बिल्डिंग बनी तो वहां के क्लर्कों ने नोटिस किया कि हर रात रिकॉर्ड रूम की बत्ती अपने आप जल जाती है और फाइलें टेबल पर खुली रहती हैं, जिन पर नए मामलों की रिपोर्ट खुद लिखी होती है। लोग कहते हैं वहां एक अदृश्य क्लर्क है जो रात में फाइलें देखता है और पुराने रिकॉर्ड सुधारता है। किसी ने उसे देखा नहीं, लेकिन उसकी परछाई हमेशा कुर्सी पर दिखती है। कोई उसे गोविंद कहता है, कोई नरेश, पर असली नाम कोई नहीं जानता। उस ऑफिस में आज भी दीवार के कोने में हल्की खुरचने की आवाज आती है, जैसे कोई नई फाइल खोल रहा हो। और सरकारी रिकॉर्ड के हर पन्ने पर अब एक लाइन खुदी होती है, सच कभी मरता नहीं, वो बस फाइलों में सो जाता है। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं हर हफ्ते लाता हूं ऐसी ही सिहरन पैदा करने वाली कहानियां, जहां डर सिर्फ सुनाई नहीं देता बल्कि महसूस होता है। तो मिलते हैं अगली हॉरर नाइट में। तब तक याद रखना, कभी किसी पुराने सरकारी रिकॉर्ड रूम में अकेले मत जाना, क्योंकि वहां फाइलें खुद बोलती हैं।